हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाई क्लासेस। तो हमारा केमिस्ट्री का ये पार्ट नंबर 2 है। लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था केमिस्ट्री का, जहाँ पे आप लोगों को सिलेबस के बारे में बेसिक जितनी बातें थी वो बता दी थी। इसके बाद मैटर के बारे में शुरुआत करी थी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये जाना था कि मैटर क्या होता है, कौन कौन सी उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो सब बातें हम लोगों ने देखी थी। 4 प्रॉपर्टीज़ ओवरऑल थी, जिसमें से 2 प्रॉपर्टी आपको लास्ट क्लास में करा दी थी, और बाकी की जो 2 प्रॉपर्टीज़ है उनको हम आज देखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके ऊपर, तो उन क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। तो जान लेते हैं मैटर की बाकी की जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं। देखिए, ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास थी ओवरऑल। इनको दोबारा नोट नहीं करना है, पहले नोट कर चुके हो। ये स्लाइड सिर्फ दोबारा से आपको एक बार रिकॉल कराने के लिए रखी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इन 4 फीचर्स में से पहला फीचर हम लोगों ने देखा था, मैटर के पार्टिकल्स एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। इसको आप लोगों ने KMnO4 वाली एक्टिविटी से देखा था, जहाँ पे KMnO4 के अपने पर्पल कलर के क्रिस्टल को एक पर्टिकुलर बीकर के अंदर डिजोल्व किया था। उसके बाद वहाँ से 10 ml सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब की हेल्प से अगले 90 ml वाले साफ पानी में डाला था, और आपने देखा था कि लगातार कलर फेड होता गया। तो इसका मतलब जो KMnO4 के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स छोटे छोटे ऐसे होंगे जो लास्ट तक भी हमारे पास बीकर में बचे रहे, ठीक है। इसके बाद ये देखा था कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है। इसके लिए हम लोगों ने क्या करा था, शुगर या सॉल्ट को डिजोल्व किया था पानी के अंदर, और ये देखा था कि वाटर का लेवल राइज ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब शुगर और जो सॉल्ट हमने डिजोल्व करा 1-1.5 चम्मच, वो कहाँ गया, वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहाँ पे सेटल डाउन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार चलते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ मूवमेंट की कॉमन एग्जांपल के तौर पे, तो जो सॉलिड्स होते हैं मेरे पास, लिक्विड्स होते हैं, क्योंकि फिजिकल क्लासिफिकेशन ही पढ़ोगे आप इस चैप्टर में, और जो गैसेज होती हैं, इन तीनों में से अगर मूवमेंट की बात करूं मैं, तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट गैसेज में होता है, उससे कम सॉलिड्स में होता है, उससे कम लिक्विड्स में होता है, और सबसे कम सॉलिड्स में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं वो गैसेज के पार्टिकल मूव कर पाते हैं, क्योंकि आप देखोगे जब इनको मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा कि गैसेज के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है ना, वो बहुत वीक होती है, जिस वजह से ये थोड़े फ्री होते हैं इधर उधर घूमने के लिए। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो गैसेज के पार्टिकल के कंपैरिजन में तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट सॉलिड से थोड़ी सी कम होती है। तो इसलिए थोड़े बहुत फ्री तो लिक्विड के पार्टिकल्स भी होते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, जबकि सॉलिड्स में बहुत रेस्ट्रिक्शंस होती है। सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली बाउंडेड होते हैं एक जगह पे, और वो बहुत रेयरली अपनी जगह पे रहते हुए थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर पाते हैं, उनमें कोई खास मूवमेंट नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा जो मोशन होता है वो गैसेज में देखा जाता है। इसलिए बोलते हैं कि जो डिफ्यूज़न वाला प्रोसेस होता है, वो डिफ्यूज़न भी सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैसेज में होता है। सबसे फास्ट डिफ्यूज़न गैसेज में पाया जाता है। जैसे आप लोगों ने बायोलॉजी में देखा होगा कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और हमारे पास ऑक्सीजन है, तो वो डिफ्यूज जाती हैं सेल के अंदर, है ना। सेल के जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, वहाँ से CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है ना, तो जो CO2 है उसको सेल बाहर निकाल देता है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो किस वजह से आसानी से हो पाता है, क्योंकि गैसेज में डिफ्यूज़न की रेट बहुत फास्ट होती है बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में। तो इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, इस बात का क्या प्रूफ है, इसको देखेंगे। फिर बात वही आएगी कि किसी में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, किसी मैटर में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होगा। जिसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा मैटर में, वो चीज़ आसानी से टूट नहीं पाएगी, आप उसे तोड़ ही नहीं पाओगे आसानी से। और जिस पर्टिकुलर मैटर के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा, उसको आप थोड़ा सा फोर्स लगाते ही आराम से तोड़ दोगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं हमारे आसपास। तो थर्ड प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं अपनी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। आप एक काम करना, अपने रूम में एक जगह पे जाके अगरबत्ती को कॉर्नर में जाके 2-3 अगरबत्ती को लेके ऐसे बर्न करके जला के छोड़ देना, है ना। उसको फिर बुझा देना, फिर धुआं निकलना शुरू हो जाएगा इस तरह से। और आप देखोगे कि जो दूसरे कॉर्नर तक भी कोई बंदा खड़ा है उस रूम में, उसको भी उस अगरबत्ती की स्मेल एकदम से आ जाएगी। क्यों, आपने तो रूम के एक कॉर्नर में इस अगरबत्ती को लिट किया था, जबकि दूसरे कॉर्नर तक भी इसकी स्मेल कैसे पहुंच गई। तो इसका मतलब कि जब इस अगरबत्ती को इंसेंस स्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंसेंस स्टिक भी लिखा हुआ मिल सकता है आप लोगों को। तो जब इस इंसेंस स्टिक को हम लोगों ने बर्न किया, तो इसके बर्निंग से इसके जो पार्टिकल्स हैं गैसेस फॉर्मेट में प्रोड्यूस हुए। इस के पार्टिकल्स के अंदर, इस गैस फॉर्मेट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना, तो गैसेस में तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है। तो ये पर्टिकुलर पार्टिकल्स दूर दूर तक बहुत आसानी से डिफ्यूज़ हो गए, जिस वजह से रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आसानी से स्मेल आ पाई।
अगर ये पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव ना करते, अपनी जगह पे ही बस घूमते रहते यहीं पे ही, तो बस जो बंदा अगरबत्ती को जला रहा है उसको स्मेल आती और किसी को स्मेल नहीं आती, जबकि ऐसा नहीं होता है। देखो यही बात लिखी हुई है, व्हेन वी बर्न एन इंसेंस स्टिक इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम इट्स स्मेल स्प्रेड्स इन द एंटायर रूम क्विकली, इट शोज दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो ये प्रूव हो गया एक तरह से कि हाँ मैटर के पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। छोटी सी एक एक्टिविटी है अगरबत्ती वाली जो हम लोगों ने करके देखी है। ये किस वजह से हो पाया है? ये डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से हो पाया है। अभी इसके इंटरनल लॉजिक क्या है? डिफ्यूजन है ना इसके पीछे। अगर गैसेस के पार्टिकल्स आसानी से डिफ्यूज ना हो पाते एयर में तो काम चलने नहीं वाला था उस सिचुएशन में, तब को कोई स्मेल नहीं आती। तो यहाँ पे गैसेस के ये पार्टिकल्स बहुत जल्दी एयर में स्प्रेड हो गए डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से और फाइनली एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच गए। ऐसे ही मान लो किचन में कोई आपके पास लड्डू बन रहे हैं, कोई बहुत अच्छी आपके पास खाने की चीज़ बन रही है, तो एकदम से दूसरे कॉर्नर तक या दूसरे रूम तक उसकी स्मेल आ जाती है, या पड़ोसियों के यहाँ सपोज कुछ बन रहा है तो उसकी स्मेल आपके घर तक आ जाती है। आपको लगता है कि हाँ भाई आज तो आसपास कुछ ना कोई अच्छी चीज़ बन रही है। तो वो स्मेल क्यों आपके घर तक आ पाई? वो सिंपल सा रीज़न उसका यही है कि जब हमारे पास कोई चीज़ को बर्न किया जाता है तो वो गैसेज स्टेट में हो जाएगी, और जो वो वेपर स्टेट में या गैस स्टेट में है तो आसानी से वो मूवमेंट की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है एयर में मिक्स होके। तो उसके पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो जाएंगे और एयर उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स मैटर के लगातार मूव करते रहते हैं, है ना। इसी तरह से कहीं पे गर्म खाना है ठंडा खाना है उसकी बात करें तो गर्म खाने की स्मेल बहुत जल्दी आ जाती है, जबकि ठंडे खाने को अगर आपको सूंघना है तो आपको बिल्कुल नाक पास लेके जानी पड़ेगी। क्यों? गर्म खाने के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कि हमारे पास इस पर्टिकुलर बीकर बर्तन के अंदर खाना पड़ा हुआ है, ये गर्म खाना तो उसमें से वेपर्स निकल रही होंगी, तो ये वेपर बहुत आसानी से इधर उधर स्प्रेड हो जाएंगी, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। ज़्यादा एनर्जी है तो दूर दूर तक ट्रैवल करके जा सकती हैं ये, तो काफ़ी डिस्टेंस तक आपको गर्म खाने की स्मेल आराम से आ जाएगी कि आसपास कोई चीज़ें बन रही हैं। जबकि कोई ठंडा खाना यहाँ पे पड़ा हुआ है सपोज, तो ठंडे खाने के अंदर से ऐसे भाप तो निकल नहीं रही होंगी, तो उसका मतलब वहाँ पर जब ऐसे वेपर निकल नहीं रही तो आपको उसको सूंघने के लिए खुद इस खाने के पास चल के जाना पड़ेगा, तब जाके आपको इसकी स्मेल आ पाएगी। तो इसके ऊपर भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो हॉट सीजलिंग फूड होता है वो उसकी स्मेल तो बहुत दूर तक आ जाती है, जबकि जो ठंडा खाना होता है कोल्ड फूड होता है उसकी स्मेल आसानी से नहीं आ पाती। तो वो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है जो काइनेटिक एनर्जी वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी बात हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 में समझ में आ गई, हमने अगरबत्ती का एग्जाम्पल देख लिया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इस बात का क्या प्रूफ है? सपोज एक तीनों सब्सटेंस लेना है एक करके, तीनों ऑलमोस्ट घर में सबके प्रेजेंट होंगे। एक चौक आप लोगों ने ली है ना, कोई भी तो कलरफुल चौक है, कैसी भी कोई चौक ली आप लोगों ने एक। इसके अलावा एक आपने आयरन नेल ली, लोहे की कील, बारीक हो थोड़ी मोटी हो, बहुत बारीक मत लेना। एक आपने रबड़ बैंड लिया। अब एक एक करके लाइन वाइज तीनों को तोड़ने की कोशिश करना। आप पाओगे कि सबसे जल्दी क्या चीज़ टूट जाएगी? चौक जो है सबसे जल्दी टूटेगी। उससे थोड़ी सी ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी तुम्हें रबर बैंड को तोड़ने के लिए, और कील को तोड़ने के लिए, इस आयरन नेल को तोड़ने के लिए आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, शायद वो आपसे टूटे ही ना। भाई ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है। क्यों? इसको रखने के लिए तीनों के पास मास है, तीनों को रखने के लिए स्पेस चाहिए, तीनों को अपने सेंस ऑर्गन से आप फील कर सकते हो। तो इसका मतलब ये तीनों मैटर के एग्जाम्पल हैं और इन तीनों के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगती है। तभी तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपने चौक उठाई, चौक उठाते ही इसका पाउडर बन के नीचे गिर गई। अगर ऐसा होता तो उसका मतलब पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर है ही नहीं। जबकि ऐसा नहीं है ना, चौक पे जब कुछ फोर्स लगाओगे तो उसको तोड़ पाओगे, आसानी से तोड़ पा रहे हो उन तीनों के कंपैरिजन में। तो उसका मतलब चौक के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सबसे ज़्यादा वीक लगा हुआ है। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फोर्स कहाँ पे है? इन रबर बैंड के पार्टिकल्स के बीच में है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहाँ पे है फिलहाल? इन आयरन नेल के पार्टिकल्स के बीच में। आयरन नेल मतलब लोहे की कील को बोलते हैं। तो इस लोहे की कील के बीच में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है अट्रैक्शन फोर्स, जिसकी वजह से आप इसे पूरी ताकत लगाने की कोशिश करोगे तो शायद हाथ से तो नहीं तोड़ पाओगे। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हमारे पास किसको? आयरन नेल को ब्रेक करना है। इसके अलावा हमारे पास चौक को और रबर बैंड को तो हम फिर भी काफ़ी आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो इट शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ आयरन नेल आर वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर। तो इसका मतलब आयरन नेल के पार्टिकल्स आपस में बहुत मजबूती से चिपके हुए होते हैं। तो जिस चीज़ को तोड़ पाना जितना मुश्किल है वो चीज़ उतनी रिजिड बोली जाती है। एक वर्ड होता है रिजिड। रिजिड मतलब उतनी ही स्ट्रांग है वो चीज़, उसको तोड़ नहीं पा रहे हो आप। इसका मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो उतना ही पावरफुल लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये डिफ्यूज़न वाली पुरानी ऐसी कैसी
पहले वाली लाइन है ये, तो शायद इसको तो कट कर देना, इसकी तो यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे आ गई है। हाँ, तो ये बाकी की चीज़ तुम्हें समझ में आई ना अच्छे से। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई कि जिससे हमें समझ में आया कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किसी में अट्रैक्शन कम होता है, किसी में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन फोर्स कम है तो वो आसानी से टूट जाएगी, ज़्यादा है तो उसको तोड़ने में थोड़ी सी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास पूरी हो गई। अभी एनसीईआरटी के आपके इंटेक्स्ट में एक क्वेश्चन दे रखे, जब एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो इसी तरह से आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये उसी का स्क्रीनशॉट है। देखो क्या क्या चीज़ आपसे पूछी हुई है, यहाँ पे चारों क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। 4 में से लास्ट वाला तो मैं करवा चुका। क्यों, क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन सिर्फ 1 या 2 नंबर में आता है तो सिर्फ चारों के चारों को नाम लिखने हैं। बट अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में या उससे ज़्यादा में आता है तो उस क्वेश्चन में उन चारों प्रॉपर्टीज़ को आपको समझाना भी पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। तो ये 4 फोर्थ वाला क्वेश्चन तुम्हारा कवर हो गया, तो मैंने करा दिया। अब बाकी की बात करते हैं, फर्स्ट वाले से शुरू करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। मैटर इनमें से कौन कौन सी चीज़ है। अब मैटर कौन सी चीज़ होती है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास मास होता है और जिसको रखने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए होती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसको हम अपने सेंस ऑर्गन से फील भी कर सकते हैं, उसको मैटर बोलते हैं। अब पहली बात है चेयर। चेयर मैटर में आएगा क्या, हाँ, चेयर पे मास भी होता है, रखने के लिए जगह भी चाहिए, तो हाँ ये मैटर में है, ठीक है। एयर, हाँ, हवा भी मैटर का एग्जाम्पल है भाई। हवा में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेज डिजॉल्व होती हैं, तो एयर भी मैटर का एग्जाम्पल है। एयर को भी रखने के लिए जगह चाहिए, किसी बॉक्स के अंदर एयर भरी हुई होगी, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी ना। लव, अब लव तो कोई चीज़ नहीं है, लव में थोड़ी ना मैटर बोलोगे। लव में आप मान के चलो क्या, ना तो उसमें कोई मास होता है ना ही कोई स्पेस ऑक्यूपाई होती है, तो इस तरह से ये मैटर के एग्जाम्पल में नहीं आएगा। स्मेल, स्मेल मैटर में आएगी क्या, तो आंसर है यस, स्मेल मैटर का एग्जाम्पल होगा। जैसे आपके पास खाने की तुम्हें स्मेल आ रही है, अगरबत्ती की तुम्हें स्मेल आ रही है, तो उस स्मेल का मतलब उस पर्टिकुलर गैस में छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ना। जिन पार्टिकल की स्मेल तुम्हें आ रही है और वो पार्टिकल्स हैं तो उनको रखने के लिए जगह चाहिए, ऑब्वियसली बात है, उनमें मास भी कुछ ना कुछ होगा, भले ही बहुत कम होगा। तो किसी भी चीज़ की स्मेल जो होती है वो भी मैटर का एग्जाम्पल आती है। हेट, हेट तो मैंने आपको पहले मना कर दिया था, हेट और लव ये आपके एक मैटर में नहीं आएंगे। प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आती हैं क्योंकि इनमें कोई मास नहीं है, इनको रखने के लिए कोई स्पेस नहीं चाहिए। इसके अलावा आलमंड्स, बादाम जो हो गए, हाँ ये भी मास की आपके मैटर की कैटेगरी में आएंगे। थॉट ना, थॉट कोई मैटर नहीं होता। आपको कोई विचार है, आप कुछ सोच रहे हो मन में, तो उसका कोई वजन थोड़ी ना है, तोल हो सकते हो क्या किसी इंस्ट्रूमेंट से, उसको मास है उसका कुछ नहीं है ना। तो उस तरह से थॉट कोई मैटर में नहीं आएगा। इसके अलावा कोल्ड, कोल्ड कोई चीज़ ठंडी है, ठंडक को आप तोल सकते हो कि आज का दिन बहुत ठंडा था तो कितने ग्राम ठंडा था, तो वैसी बात है उसको आप मेजर नहीं कर पाओगे। तो कोल्ड भी आपके मास में नहीं आएगा, मतलब उसका मास नहीं होता और ना ही वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो मैटर के एग्जाम्पल में भी कोल्ड नहीं आ सकता। लेमन वाटर, लेमन वाटर पूरा एक एग्जाम्पल है। लेमन वाटर मैटर होता है कि हाँ ये मैटर होता है, यस ये मैटर में आएगा क्योंकि इसमें मास भी होगा, स्पेस भी चाहिए। परफ्यूम की स्मेल, स्मेल किसी भी चीज़ की हो तो ऑब्वियसली बात है वो आपके मैटर के एग्जाम्पल में आएगी। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर कॉपी में नोटबुक में नोट करोगे तो ऐसे लिखोगे, द फॉलोइंग थिंग्स आर मैटर एंड फॉलोइंग थिंग्स आर नॉट मैटर। तो कौन कौन सी मैटर में आई वो उसके सामने लिख दोगे। चेयर मैटर में है, एयर है, इसके अलावा स्मेल है, आलमंड्स हैं, लेमन वाटर है और स्मेल ऑफ परफ्यूम है। और जो नॉन मैटर है, जो मैटर नहीं थी, उसमें क्या क्या आएगा, लव, हेट, थॉट, कोल्ड, ये सब आपके ऐसे सब्सटेंस है जो मैटर नहीं कहला सकते, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड है हमारे पास गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन का रीजन बताना है आपको। क्या ऑब्जर्वेशन है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे। गर्म खाने की स्मेल बड़ी जल्दी काफ़ी दूर तक पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने को स्मेल करने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों है, इसका आंसर वही काइनेटिक एनर्जी वाला आपको बताया था। गर्म खाने के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर तक मूव, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने की एबिलिटी। जिस चीज़ की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसके पार्टिकल्स उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये पार्टिकल्स आपके लास्ट तक आराम से पहुँच जाते हैं और बहुत दूर तक आपको इसकी स्मेल आ जाती है। जबकि जो ठंडा खाना होता है उसमें कोई इस तरह के पार्टिकल्स हैं नहीं, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, तो उस खाने को स्मेल करने के लिए आपको उसके क्लोजर में ही जाना पड़ेगा। आंसर देख लो किस तरह से है।
पार्टिकल्स ऑफ हॉट सिजलिंग फूड पजेस लार्ज काइनेटिक एनर्जी, गर्म खाने में बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड दे डिफ्यूज फास्टली इन एयर, वो आसानी से एयर में डिफ्यूज हो जाते हैं और काफ़ी डिस्टेंस तक आसानी से पहुंच जाते हैं। जबकि ठंडे खाने की बात करें तो ठंडे खाने के पार्टिकल्स में क्या होता है, दे पजेस लेस काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है उन पार्टिकल्स की, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक मूव नहीं कर पाते हैं। और अगर हम लोगों को उस खाने को सूंघना है तो हम लोगों को उसके पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो चल के आप तक आ पाएँ। तो ये बात तो हो गई, इस वाले क्वेश्चन को बहुत प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर के एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन सब में क्वेश्चन में से ही आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे इस चैप्टर के अंदर अलग अलग बने हुए हैं, मैं आपको सारे करा दूंगा। नेक्स्ट में, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। कोई डाइवर है, कोई स्विमर है, जब पानी में तैरता है तो अपने हाथ पैर चलाता है ना, तभी तो तैर पाता है वो। और जब हाथ पैर चला रहा है यानी पानी को कट करके आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो पानी में हाथ पैर चला सकते हो ना, पानी को कट करके आगे बढ़ सकते हो। तो ये पूछता है कौन सी प्रॉपर्टी मैटर की इस चीज़ से शो होती है। इस चीज़ से सिंपल सी चीज़ क्या शो होती होगी, सोच के बताओ कि पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, अगर स्पेस ना होता तो क्या पानी आपको अपने से आगे जाने देता। भाई सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप स्विमिंग पानी की जगह पे एक बर्फ़ की सिल्ली उठा लो, बहुत बड़ा सा एक बर्फ़ का आपके पास बेड है, उस पर आप लेट के तो उस पर स्विमिंग करने की कोशिश करो तो स्विमिंग हो पाएगी क्या। बर्फ़ में हाथ पैर मारना ज़रा, तो क्या बर्फ़ आपको स्पेस देगा आगे बढ़ने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं। बर्फ़ सॉलिड स्टेट में है तो बर्फ़ में आप बर्फ़ को कट करके आगे नहीं बढ़ सकते, आप अपने हाथ पैर नहीं चला सकते, स्विम नहीं कर सकते, तो आपको वहाँ पे वाटर चाहिए। तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है अच्छा खासा, इतना सफिशिएंट स्पेस होता है कि आप आसानी से तैर पाओगे इसमें। तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टी शो होती है कि देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, है ना, इससे ये शो होता है। और दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझ में आती है कि जो ये लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब दो पर्टिकुलर पार्टिकल, एक लिक्विड का पार्टिकल ये रहा, दूसरा पार्टिकल ये रहा, इनके बीच में जो ये अट्रैक्शन फोर्स है लिक्विड में, ये लिक्विड वाली फोर्स थोड़ी सी कम होती है सॉलिड के कंपैरिजन में। तभी तो आप बर्फ में नहीं तैर सकते, तो लिक्विड में तैर सकते हो आराम से, क्योंकि लिक्विड में ये फोर्स इतना ताकतवर नहीं है। तो लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा सा साइड में हो जाएंगे जब आप तैरने की कोशिश करोगे, तो आप आसानी से उसको कट करते हुए तैर पाओगे। आंसर देखो ये लिखा हुआ है, दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो ये स्पेस वाली प्रॉपर्टी शो होती है कि पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है। एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होती, जिस वजह से जो डाइवर है, जो तैरने वाला पर्सन है, वो आसानी से पानी को कट करके पानी को हटाता हुआ आराम से तैर पाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको सारे क्वेश्चन का बता दिया। तो यहाँ तक जाके हमारी मैटर की प्रॉपर्टीज़ भी पूरी हो गई, और इसके अलावा मैटर की बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली, एनसीईआरटी के जो फिलहाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी कर लिए। एक बहुत सिंपल सा एमसीक्यू है, ये आपको करना है। आपको इन चार पेयर में से एक मेन पेयर छांटना है जो मैटर का करेक्ट एग्जांपल होगा। इसमें आपको एक चीज़ बता दूं, जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम मैटर के एग्जांपल में नहीं आएगा, क्योंकि वैक्यूम मतलब नथिंग, वैक्यूम में कोई किसी तरह का पार्टिकल नहीं होता, किसी तरह का कोई भी चीज़ नहीं है, तो ना कोई उसका मास होगा, ना उसमें कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो वैक्यूम मैटर के एग्जांपल में नहीं आएगा। ये बात आप पहले ही समझ लेना। अब अपने अकॉर्डिंग सोचना और देखना इनमें से कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है मैटर के एग्जाम्पल में। वैक्यूम नहीं होता मैटर, आपको ऐसी चीज छांटनी है जिसमें सारे ही मैटर हो, मतलब या तो ये सारे मैटर हो, या ये सारे, या फिर ये सारे, या फिर ये सारे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मान लो आपने सपोज ये चूज कर लिया, इन तीन में से कोई एक चीज़ मैटर नहीं हुई, बाकी दो हुई, तो वो आंसर में नहीं आएगा। आंसर में वो आएगा जिसमें तीनों चारों चीज़ें जो भी दे रखी हैं सभी मैटर का एग्जाम्पल हों। ठीक है, तो वो ऑप्शन आप अपना आप छाट के देखना कौन से वाला आपके पास है। तो ये आपका होमवर्क से क्वेश्चन हो गया, और यहाँ तक हमारे पास फाइनली 2 लेक्चर्स हमारे कवर अप हुए हैं। जब नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी तो फिर हम लोग देखेंगे कि फिजिकल क्लासिफिकेशन जो मैटर का करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, गैसेज होती हैं, तो उनकी क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस किस तरह से हम लोग उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है।